नमस्कार। बीए प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों का स्वागत है। और आपको हम निरंतर मेरी क्लास में अलग आज़ादी का नाटक पढ़ा रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने अभी तक ये नाटक अवश्य खरीद लिया होगा। बहुत ही मामूली कीमत पर हमारी हिंदी की किताबें उपलब्ध होती है, तो वो आपको ज़रूर खरीदनी चाहिए। और शिक्षा पर जो निवेश होता है वो हमेशा पे करता है। पुस्तकों पे आपका खर्चा हुआ पैसा आपको जीवन में ज़रूर जो है, आप कल्पना नहीं कर सकते कितना गुना वो आपको वापस मिलता है। तो इसलिए हम चाहेंगे कि, और हम बाकी सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं, तो पुस्तकों को लेकर भी हमें एक मन बनाना चाहिए खरीदने के लिए। और भी तमाम आप साहित्य की और दूसरी पुस्तकें भी खरीदें, ऐसा मानसिकता आप बनाएं, ऐसा मैं सोचता हूँ। तो जहाँ पिछली बार हमने बात ख़त्म की थी, और आज हम इसमें जो भी भूमिका में जितना कुछ पढ़ पाएंगे उतना पढ़ेंगे, और उसके बाद अगली कक्षा जब भी होगी तब नाटक शुरू करेंगे, क्योंकि काफ़ी लंबी बात हो जाएगी। उसके बाद नाटक को भी शुरू करना है। तो रचनाकार लिखता है कि संयोग की बात है कि इस बीच सुंदरलाल की पुस्तक भारत में अंग्रेजी राज पहला भाग मेरे हाथ लगी। यह पुस्तक अंग्रेजों की गुलामी के अंतिम दौर में लिखी गई थी और अंग्रेजी हुकूमत द्वारा प्रकाशन से पूर्व ही प्रतिबंधित कर दी गई। ये सुंदरलाल जी हमारे एक हिस्टोरियन थे, रचनाकार थे। इन्होंने अंग्रेजी राज पर अपनी किताब लिखी थी, जो आपने अभी सुना मेरे से, वो क्या लिख रहे हैं, उनको प्रतिबंधित कर दी गई थी। आज़ादी से पहले ऐसा होता था कि जो रचनाएं अंग्रेजी शासन को उपयुक्त नहीं लगती, उनको ऐसा लगता कि ये पढ़कर जनता जागृत हो जाएगी, या वो आवाज़ उठा देगी, या विद्रोह हो जाएगा। ऐसी तमाम रचनाओं को बैन कर देती थी। जैसे प्रेमचंद की भी सोजे वतन को रचनाओं को बैन कर दिया गया था। वो फिर छपती नहीं थी उस समय, चूँकि लिमिटेड जगह ही पुस्तकें छपती थी, तो फिर वो किताब जो है छप नहीं सकती थी, वो सरकार द्वारा प्रतिबंधित होती थी। तो इसलिए ये प्रतिबंधित लिख रहे हैं। सुंदरलाल जी की हिस्ट्री की किताब को भी प्रतिबंधित कर दिया। अंग्रेज़ों को लगा कि ये शायद हमारी जनता में गलत संदेश हमारे प्रति भेजेगी। मुझे ये पुस्तक अद्भुत लगी। इसमें 16वीं शताब्दी के भारत और ब्रिटेन का तुलनात्मक अध्ययन, अंग्रेज और अन्य यूरोपियन जातियों की लुटेरी प्रवृत्ति, भारत में विदेशी हमले, अंग्रेजों द्वारा छल कपट द्वारा भारत पर कब्जा, उसकी संपदा का दोहन, अत्याचार और शोषण, जिस तरह अंग्रेज और यूरोपियन इतिहासकारों के दस्तावेजों के साथ प्रमाण पूर्वक लिखा गया, वो मुझे नाटक को एक नए दिशा देने को तय करने में मदद मिली। यानी ये जो पुस्तक थी, इसमें 16वीं शताब्दी से लेकर तुलना की गई कि कैसे, मैंने आपको पहले भी कहा है कि 1750 ईस्वी तक भारत और चीन दुनिया के सिरमौर राष्ट्र थे। उनकी प्रति व्यक्ति आय और जो संपदा साधन थे, बहुत हम रिच कंट्रीज थे। उसके बाद जो है हमारा मामला गड़बड़ हुआ, जब यूरोप में औद्योगिक क्रांति हुई और वो लोग इतना आगे निकल गए, और हम जो है हमारे ऊपर उनका राज आने के बाद जो है हम पीछे रह गए। आगे वो कहते हैं कि मुझे लगा सिर्फ भारत के स्वतंत्रता संग्राम को नाटक आधार बनाना पर्याप्त नहीं होगा, मुझे उन कारणों को भी रेखांकित करना होगा जिनकी वजह से भारत जैसा सभ्य, सुसंस्कृत और समृद्ध राष्ट्र एक तत्कालीन अर्ध सभ्य तथा लुटेरी यूरोपियन कौम का गुलाम बना। यानी ये कैसे हुआ कि हम इतने सभ्य थे, इतने विकसित थे। और एक हिंदी में रचनाकार है रामविलास शर्मा, वो तो ये कहते हैं कि जो हम मध्य युग कहते हैं, हमारी थ्योरी ही गलत है। एक्चुअली इंडिया में तो आधुनिक काल 12वीं-13वीं शताब्दी से ही आया हुआ था। जो हम एक अंग्रेजों की जो इतिहास की जो बनी बनाई परिपाटी है, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, और मध्यकालीन मतलब जो अंधकार वाला इतिहास है, तो वो कहते हैं रामविलास जी का ऐसा कुछ नहीं था। भारत काफ़ी मतलब हजारों सालों से आधुनिकता का लिए हुए मामला था। और जिस मध्य काल को हम अंधेरा काल कहते हैं, वो तो कतई अंधेरा नहीं था। उसमें कबीर, तुलसीदास जैसे बड़े रचनाकार हुए, जैसे बड़े रचनाकार जो है दूसरी भाषाओं में हमें मिलते ही नहीं है उस समय। तो अंधेरा कैसे हुआ, अंधकार काल कैसे हुआ, और कैसे भारत जो है वो गुलाम बना, और कैसे वो एक व्यापारी कौम की तरह घुसी थी। जब आपको पता ही है, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में जब आई थी तो कुछ सैकड़ों लोग थे, और उन्होंने व्यापार की अनुमति मांगी थी, और फिर धीरे 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 वो तमाम एक से एक। और आपको एक और रोचक चीज़ बताऊं कि अंग्रेज जो कि कोई सेना भी जो थी वो ऐसी ही होती थी कि भाई आज इस राज्य से गुजरे उसको लूटना है, तो जो साथ
होता गया उसको सेना में लेते गए, और उस तरह से इनकी जो है तमाम सेनाएं भी वो बनी थी। ऐसा कोई वेल ऑर्गेनाइज्ड भी उनके पास वो नहीं था कुछ मामला। साथ ही स्वतंत्रता के लंबे इतिहास की प्रमुख घटनाओं को संजोते हुए देश को मिली आज़ादी के उपहार के साथ विभाजन की त्रासदी झेलनी पड़ी, उसे भी ध्यान रखना होगा। और लाख गांधी जी के चाहने के बावजूद भी अंग्रेज जाते जाते हमारे दो टुकड़े करके गए, आपको पता ही है, भारत और पाकिस्तान। और आज भी देख लीजिए कि उन्होंने कितनी चालाकी और होशियारी की, दो धर्म को आमने सामने खड़ा करके। उसकी सज़ा दोनों देश आज भी भुगत रहे हैं। आज भी हमारा इतना बड़ा एक्सपेंडिचर, आज भी हमारा जो धन दोनों देशों का, दोनों गरीब देश हैं, दोनों कोई बहुत वैसे नहीं है, तो दोनों देशों में जो पैसा चिकित्सा या और बेहतरीन सुविधाओं के लिए खर्च होना चाहिए, वो इतने भारी जो है अन्य खर्चों पर हमें जो है वहाँ पे सेना की तैयारी और फौज की उतनी बड़ी तैनाती करनी पड़ती है। यूरोप जैसे अगर आज हमारे हालात होते, वहाँ पर एक से दूसरे देश में आप आराम से आ जा सकते हो, ऐसा कोई वहाँ पे तनाव नहीं रहता और ना उतना खर्च करने की ज़रूरत पड़ती है, तो हम कितना आगे होते। तो वो जब भारत आज़ाद हुआ 47 में, तो दो देश भी बने। तो आपको पता ही है कि पंजाब और जो पाकिस्तान का पंजाब था, लाहौर था, वहाँ बहुत बड़ी संख्या में दंगे हुए थे और हजारों हिंदू मुस्लिम मारे गए थे, जिस पर कुछ फिल्में भी बनी होगी, आपने देखी होगी। तो वह भी एक हमारा, और हजारों लोगों ने अपनी ज़मीन खोई, अपनों को खोया, दोनों ही धर्मों के। तो वो भी एक हमारे ऊपर वो था। फिर पूरा देश भ्रष्टाचार, घपला, घोटाला, राजनीतिक निरंकुशता, माफिया, जातिवाद और नैतिक अवमूल्यन के बदबूदार गटर में जा घुसा है। और उसके बाद क्या हुआ देश का? जातिवाद, भ्रष्टाचार, उग्रवाद, नैतिक अवमूल्यन, इतनी सारी चीज़ें हमारे यहाँ आ गई। लेकिन फिर भी हमने अपनी आज़ादी को संभाल लिया, जबकि अंग्रेज़ों को ये लग रहा था कि ये देश बहुत समय तक एक नहीं रह पाएगा और ये अपने आप को नहीं हिंदुस्तानी एक देश को चलाने में अक्षम हो जाएंगे। लेकिन फिर भी हमारे जो संविधान की ताकत थी, उसके कारण जो है हम बिल्कुल एक देश बन के रहे, जिसका जो है कोई जवाब नहीं है। हाँ, कुछ हमारे अंदर कुछ ऐसी चीज़ें आई है, भ्रष्टाचार है, माफिया है, उग्रवाद है, जातिवाद है, और हम उनसे जूझ भी रहे हैं और हमें उनसे बचकर भी निकलना होगा, तभी हम एक विकसित राष्ट्र बन पाएंगे। उस पर एक सजग नाटककार के नाते प्रहार करना होगा तथा कुख्यात ईस्ट इंडिया कंपनी की तर्ज पर ही भारत में जड़े जमाती बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अतीत से सबक सीखते हुए सिर माथे पे बिठाना बंद करना होगा और चेतावनी भी देनी होगी। अभी आपने पता ही है हमारा जो चीन के साथ संघर्ष हुआ, तो बार बार यही बात आई थी कि अगर हम अपने देश की बनी हुई कंपनियों से सामान खरीदते तो उतना पैसा चीन को नहीं जाएगा, और जो अल्टीमेटली हमारे खिलाफ ही उपयोग होगा वही बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनी वो होती है जो मूल रूप से किसी एक देश की होती है, उसका ऑफिस कहीं और होता है, प्रोडक्शन कहीं और होता है, फ़ायदा कहीं और जाता है। तो आजकल की दुनिया में हम इससे देखे मुक्त तो नहीं हो सकते। कोई देश ये कह दे कि नहीं साहब मैं तो इसका हिस्सा नहीं बनूंगा, तो वो असंभव है। लेकिन फिर भी हमें ये कोशिश होनी चाहिए हमारी कि हम अपनी चीज़ों को, अपनी कंपनियों को एक बहुत बड़े उस ऊंचाई पर ले जाएं कि जहाँ हमारा जो पैसा है हमारे देश का, वो काफ़ी मात्रा में हमारे पक्ष में रहे, हमारा आयात जो है वो कम हो और निर्यात ज़्यादा हो। तो इस पर भी ये जो लेखक बात कर रहा है, इन सब बात थोड़ी सी तबीयत आज ठीक नहीं है। आज कॉलेज में भी काफ़ी जो है एमए हिंदी के एडमिशन में काफ़ी हमको 5-6 घंटे लग गए थे, तो थोड़ा सा वो भी थकान है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। तो आगे रचनाकार कहता है कि पात्र स्वयं ही कलम से उतरते गए और नाटक आगे बढ़ने लगा। गायक गायिका विदूषक के साथ लेखक निर्देशक को शामिल करना, नाट्य प्रयोग को विस्तार देना, लेखिका को छोड़ गायक गायिका, ये सब वो नाटक के बारे में बात कर रहा है कि अपना आप ही कैरेक्टर जो है आगे बनते चले गए। नाटक की संपूर्ण स्क्रिप्ट मैंने योगेश को नहीं दी। योगेश यानी जो इसने मंच पर, स्टेज पर इस नाटक को पेश किया था। स्क्रिप्ट होती है उसकी कहानी, कौन पात्र क्या बोलेगा क्या नहीं, वो एक कथा होती है एक समझाने के लिए, जिस पर वो चीज़ बनती है, फिल्म या नाटक कोई भी। तो इन्होंने पूरी स्क्रिप्ट एक साथ उस डायरेक्टर को नहीं दी थी। शुरू में 30-40 पन्ने दिए,
काम शुरू कराया। और फिर जो है आगे आगे जैसे नाटक बढ़ता गया वैसे वैसे वो प्रैक्टिस होती गई, तो वो अपना स्क्रिप्ट उनको देते गए। और फिर जो है जब अल्टीमेटली जब नाटक पूरा हुआ और उन्होंने अभ्यास करके एक बार दिखाया, नाटक कभी भी स्टेज पर मंचित होने से पहले एक बार पूरा जो है, प्रैक्टिस तो रोज होती है लेकिन बीच में कई बार जो है वो पूरा का पूरा नाटक पेश होता है एज इट इज़, जो कल पेश होने वाला है, ताकि उसमें किसी की कोई गलती हो तो तभी सुधार ली जाए। तो ये भी इनको जो है सुनील जी को, सुशील कुमार सिंह जी को दिखाया गया और वो संतुष्ट हुए। उसके बाद 25 और 26 अगस्त 1997 को लखनऊ के गन्ना संस्थान प्रेक्षागृह में इसके 2 प्रदर्शन हुए। पहले 2 प्रदर्शन इनके वहाँ पे हुए और वहाँ लोगों ने इस नाटक को बेहद सराहा। भारत की आज़ादी का एक ऐसा दस्तावेज है नाटक जो सबने पसंद किया और एक नए तरह का नाटक जो है हिंदी साहित्य के इतिहास में भी जुड़ा और रंगमंच के इतिहास में भी। अब हम अगली कक्षा में जब भी बात करेंगे इस नाटक को हम पढ़ना जो है शुरू करेंगे, और कौन पात्र है, कहाँ कोई महत्वपूर्ण व्याख्या का स्थल है, वो भी मैं आपको बताता जाऊंगा। तो आप पुस्तक में उसको अंडरलाइन कर लें। छोटा सवाल कोई बनता है तो वो भी हम, बड़ा सवाल जो है मूल नाटक क्या है वो भी सब हम देख लेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।